बासिल एपिसोड 36। वो हमारी आपस की बात है और वैसे भी अब सब खत्म है। क्यों, क्या, कैसे, सब बेजवाज है। सब ऐसे खत्म नहीं हुआ करता। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार यूं खत्म नहीं हुआ करता है। तुमने किया है कभी किसी से प्यार? अचानक से वो उल्टा असवन से सवाल कर गई। लहजा तंज भरा था। असवन ने भुएं उठाई और फिर एक दिल फरेब सी मुस्कान ने लबों का घेराव किया। जी किया है। असवन की मुस्कुराहट पर वो जो गुस्से में इससे सवाल कर रही थी, पेशानी के बल कम हुए। बहुत बहुत करता हूँ, इसलिए तो समझा रहा हूँ। ये सब लड़ाई, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन प्यार, क्या तुम इससे शादी कर चुके हो? किंजा इसकी बात को फिर से काटे अगला सवाल कर रही थी। लहजा अब भी सपाट था। शादी नहीं, एक किस्म की शादी ही समझ ले। मैं इसके साथ निकाह कर चुका हूँ, मगर अभी हम एक साथ नहीं रहते। क्या मतलब, शादी है भी नहीं भी? वो नासमझी से देख रही थी। अमेरिका आने से पहले वो अपनी मोहब्बत को घर वालों की मर्जी समेत अपना चुका था। आपको कैसे समझाऊं, ये मुकम्मल शादी नहीं होती। इसमें लड़की अपने वालिदैन के ही घर में होती है, लेकिन आपके निकाह में होती है। फिर बाद में आप इसको अपने घर लाते हैं। ओ अच्छा, मैं समझ गई। असवन के तफसील से बताने पर वह तायद में सर हिला गई। अच्छा लगा सुनकर। आपको देखना है इसे? असवन की आंखों में एकदम से चमक उभरी। लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मैं यकीनन देखना चाहूंगी। किंजा तमाम वक्त में पहली दफा मुस्कुराई। असवन ने बत्तीसी निकालते हुए हाथ पैंट की जेब में डाला और स्याह रंग के पर्स समेत बाहर निकाला। पर्स को खोलकर किंजा की तरफ बढ़ाया। ये देखें। किंजा ने हाथ बढ़ाकर पर्स को थामा और फिर इश्तियाक से निगाहें तस्वीर पर जमाई। ये किसी लड़की की तस्वीर थी जो मुस्कुरा रही थी। बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है? रूबी। रूबीना नाम है। खूबसूरत नाम है, बिल्कुल इसकी तरह। शुक्रिया। असफन मुस्कुराया। किंजा ने पर्स असफन की तरफ बढ़ाया और सताइशी निगाहें इसके चेहरे पर जमाए हुए कहा, तुम भी खूबसूरत हो। असफन ने बेसाख्ता कहका लगाया, फिर कहका समेत बर्जासा जवाबी तारीफ की। दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए आपको हर कोई खूबसूरत लगता है। इसकी तारीफ पर वो फीकी मुस्कुराहट लोगों पर सजाए सर झुका गई। जिस दिन पहले दिन आपको देखा, ऐसा लगा जिंदगी में पहली दफा कोई परी देखी है। सच में परियां जमीन पर रहती हैं? असमन की अगली तारीफ पर वो खिलखिलाकर हंस दी। सच कह रहा हूँ नवीन भाई, ऐसे ही दीवाने नहीं आपके। अब की बार असवन की बात पर इसकी मुस्कुराहट फिर से गायब हुई। चंद सेकंड की गहरी खामोशी थी। वो दीवाना था, अब नहीं है। चेहरे पर फिर से उदासी फैल गई। कहाँ, मतलब कैसे मिले थे आप दोनों? असवन ने इसके चेहरे पर फैलती उदासी को देखते हुए जल्दी से मौजू बदला। वो खामोश रही और फिर निगाहें मेखाने की खिड़की से पार सड़क पर जमाई। आज से 4 साल पहले हम दोनों एक ही कैफे में मुलाजमत करते थे। असवन मुस्कुराया। किंजा ने रुख मोड़ कर इसकी तरफ देखा। वो खोई से लहजे में से अपनी पहली मुलाकात का बताते हुए बहुत उदास लग रही थी। वो मुझे पसंद करने लगा और फिर पूरा 1 साल मुझे प्रपोज करता रहा। वो सर को हिलाते हुए इसी लम्हे की याद में दिलकश हंसी हंस दी। फिर असवन के तजस्सुस पर इसने गहरी सांस ली और मेज पर से कोहनियां हटाई पीछे हुई। मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई। मैं बचपन से अपने बाप के साथ अकेली रहती थी। इन्होंने मुझे बिना माँ के अकेले पाला। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब इन्हें मेरी मोहब्बत का इल्म हुआ, वो बहुत नाराज हुए। वो मेरे किसी मुसलमान से शादी करने पर राजी नहीं थे। वो मेज पर निगाहें जमाए हुए थे और असवन इसके हसीन चेहरे की उदासी पर। फिर फिर मैंने घर छोड़ दिया और नवीन के पास आ गई और 2 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। माफी चाहता हूँ, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। असवन ने निदामत से इसकी आखिरी बात पर अफसोस किया। वो वीरान आंखों समेत मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। ऐसा मत कहें, अकेले क्यों? नवीन भाई है ना आपके साथ? नहीं है। वो पिछले 2 साल से मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं है। वो बहुत मसरूफ हो गया है, इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इसका लहजा दिलगीर था और बिना सोचे समझे वो सारे शिकवे असवन के सामने कर रही थी। फिर एकदम एहसास होने पर खामोश हुई। खामोशी का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। असवन चाहता था वो अपने दिल की भड़ास निकाल दे, वो मुकम्मल तौर पर दिल साफ कर ले, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। कहाँ जाएंगी आप? किंजा के अचानक सिपटा कर उठने पर असवन भी एकदम से अपनी जगह से उठा। कहीं किसी होटल में रुकूंगी, फिर जहां मुलाजमत करती हूँ इनसे रहाइश के इंतजाम का कहूंगी। कंधे पर अपने पर्स की स्ट्रैप दुरुस्त करती वो फीकी सी मुस्कुराहट समेत बता रही थी। असवन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, आप वापस चले मेरे साथ घर। मैं इस घर में नहीं जाऊंगी अब। तुम मामले की संगीनी को नहीं समझते, मुझे जाने दो।
अच्छा रुके, मैं सामान पैक कर चुका था, मुझे भी निकलना था, मैं अपना सामान अभी लेकर आता हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मेरे साथ मेरे फ्लैट चले। असफर ने पेशकश की तो वो पुरसोच निगाहें झुकाए कुछ पल के लिए साकिन हुई और फिर आहिस्ती से सर इस्तनाम में हिलाती गोया हुई। ओके। असफर ने इसके मान जाने पर खुशी से सर हिलाया। रिश्ते के लिहाज से वो इसे यूं अकेले भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता था। चले फिर मैं सामान ले आऊं, वो पुरजोश लहजे में कहता हुए इसे साथ चलने का कह रहा था। किंजा ने सर इस्तनाम में हिलाया और इसके साथ कदम साथ बढ़ा दिए। ब्रेवली हिल्स की हसीन रात मोंटेज नामी होटल के इस हाल में हसीन चेहरों और कीमती मलबूसात पहने बॉलीवुड के सितारों को खींच लाई थी। सफेद चमकते मुलायम फर्श और सुनहरी फन्नों से सजा ये हाल किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। एक तरफ मौसीकी के जलक रंग थे तो दूसरी तरफ कुछ लड़कियां रक्स कर रही थीं। बुरहान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत एक ऊंचे बजट की फिल्म से की थी। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर यह कदम इसके लिए बहुत खुशी का बायस था। एक झिलमिलाती तकरीब में असफन और रूबी के चेहरों की चमक धमक बुरहान से किसी सूरत भी कम नहीं थी। बुरहान बड़ी शान से कीमती लिबास में बलबूस मेजबानी सरंजाम दे रहा था। अनगिनत फिल्मी सितारों के साथ साथ फिल्म नगरी को स्पॉन्सर करने वाले बड़े इदारे भी इस तकरीब में शरीक थे। सब पहुंच चुके थे लेकिन जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। अनगिनत छुपी और जाहिर निगाहें मोंटेज हॉल के दाखिली दरवाजे पर टिकी थी और फिर वो लम्हा आ ही गया। हॉल के खुले दरवाजे से दाखिल होते दुरान उफ दुरान के साथ हम कदम जवेरिया और इसके पीछे अटल हॉल में दाखिल हो रहे थे। दुरान अपने साथ कोई गार्ड्स नहीं लेकर आया था। सुनहरी फनूस वाले इस सफेद हॉल में वो सुनहरी जोड़े में मलबूस दुरान के हाथ में हाथ डाले हॉल के दाखिली दरवाजे से अंदर आ रही थी, इस बात से अनजान कि वो इस वक्त कितनी ही छुपी और जाहिर नजरों का मरकज है। बहुत से लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में फतह जैसी चमक उभरी। सरबीना जो बुरहान के साथ साथ मेजबानी सरंजाम दे रही थी, अचानक चेहरे की रंगत एक पल को सफेद पड़ी और फिर खौफ से इर्द गिर्द देखते हुए इसने दुरान के साथ कदम मिलाकर चलती जवेरिया की तरफ देखा। बुरहान एक अबरू उठाई मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। वो यकीनन दुरान का खैर मकदम करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सरबीना ने इस्तराबी कैफियत में कदम बुरहान के साथ आगे बढ़ाए। वेलकम। बुरहान ने गर्म जोशी से खुशामदीद किया और फिर जवेरिया की तरफ देखकर खुशी का इजहार किया। आह वेलकम भाभी, देखें आखिरकार मेरी ये पार्टी आपको दुरांग वलय से बाहर निकाल ही लाई। बहुत मैनीखेज जुमला था। सरबीना ने बेचैनी से दुरान की तरफ देखा जो इत्मीनान से इर्द गिर्द का जायजा लेने में महू था। बहुत बहुत मुबारक हो। जवेरिया दिलकशी से मुस्कुराई। बुरहान ने मुअद्दबाना सीने पर हाथ रखा और झुका। शुक्रिया, चले किसी को एहसास है कि मेरी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देनी चाहिए। खैर एकदम से कोई आपके मकाम के बराबर आ जाए ये बात बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। चले फिर आप इंजॉय करें, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। मगरूर अंदाज में गर्दन उठाए इसने जताते हुए दुरान की तरफ देखा, जबकि वो ना तो इस वक्त इसे सुन रहा था और ना ही इसकी किसी बात का जवाब दिया। बुरहान पलटा लेकिन परेशान हाल सरबीना अब भी वहीं जमी खड़ी थी। वो उलझी सी दुरान के चेहरे की तरफ देख रही थी। सरबीना तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, जवेरिया ने रिसाने से कहा तो सरबीना जो होंग बनी दुरान की तरफ देख रही थी चौंकी और फिर फौरन जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाई। थैंक यू भाभी, आप चाचू से मिल लें, वो बार बार पूछ रहे थे आपका। सरबीना ने कुछ दूर खड़े असफन मलिक की तरफ इशारा किया और पुरस्रार निगाहों से दुरान की तरफ देखा। जवेरिया ने सवालिया दुरान की तरफ देखा जो अब भी इसका हाथ थामे हुए था। दुरान ने आहिस्ती से इसके हाथ पर गिरफ्त ढीली कर दी। बिना कही अंदाज ऐसा था कि तुम जाओ मिल लो, मुझे नहीं मिलना। जवेरिया ने लब भेज के मुस्कुराहट को गहरा किया और कदम मलक असवन की जानब बढ़ा दिए। जवेरिया के जाते ही सरबीना ने फौरन दुरान की तरफ गर्दन घुमाई। अब जवेरिया को साथ ले आए? हैरत और खौफ के मिले जुले तासर में पूछती वो आवाज को हद दर्जा धीमे रखे हुए थी। दुरान ने एक नजर अटल की तरफ देखा, फिर जवेरिया की तरफ इशारा किया। अटल सर हिलाता हुआ जवेरिया के पीछे चल पड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सब बता तो दिया था आपको। वो लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? दुरान ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। नहीं, आगे का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जितना पता था वो सब बताने का भी क्या फायदा हुआ? अब जवेरिया को सब जानने के बावजूद इस खतरे में ले आए। परेशान मत हो, दुरान ने तमानित से कहा और पैंट की जेबों में हाथ डाले गहरी सांस खारिज की। सरबीना इसके इत्मीनान पर हैरत से सारी आंखें खोलकर आगे हुई। मैं परेशान न हूं? सीरियसली? यू शुड सेव हर। वो मेरी बीवी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जाओ यहाँ से, बुरहान तुम्हें देख लेगा तो शक होगा इसे। दुरान ने निगाहें इर्द गिर्द घुमाते हुए धीमे लहजे में समझाया।
اس سے اچھا تھا میں ڈائریکٹ جویریہ سے بات کرتی، کم از کم اب خود یہاں نہ آتی۔ سربینا نے تعصب سے گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے افسوس ظاہر کیا۔ دوران نے یکایک اس کی طرف دیکھا اور پھر دان پیستا ہوا گویا ہوا، اسے ابھی کچھ نہیں بتاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ بلا وجہ گھبرا جائے گی اور سب کے سب منصوبے پر پانی پھر جائے گا۔ اوکے نہیں بتاتی، لیکن انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کرتی ہوں مجھے کچھ پتا چلے، پھر میں آپ کو میسج کرتی ہوں۔ سربینا نے فکر مندی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا اور پھر دوران کی طرف بنا دیکھے قدم دوسری جانب بڑھا دیے۔ ہاں، یہ سفید لباس میں ملبوس آگے بڑھتی لڑکی سربینا ملک ہی تھی۔ اس نے جس دن امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور دوران ولیس کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس کی سوچ آج کے اس رد عمل سے بالکل برعکس تھی۔ دوران پر کیے گئے ہر ظلم، ہر زیادتی کے باوجود وہ دوران کو ہی قصوروار اور ظالم قرار دیتی تھی۔ دوران سے نفرت اور اس کی محبت یعنی جویریہ نامی لڑکی سے وہ شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ برہان حق پر لگتا تھا کیونکہ دوران کے دل کو اسی تکلیف سے اشنا کروانا بنتا تھا جس تکلیف سے وہ گزری تھی۔ وہ برہان کے ساتھ ہی تھی۔ جویریہ کو دیکھا تو نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ معمولی نقوش رکھنے والی لڑکی دوران کی زندگی میں اس مقام پر تھی جہاں ہونے کے خواب اس نے اس وقت سجائے تھے جب ابھی اسے صحیح سے کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے خوابوں کا مطلب تک نہیں پتا تھا۔ یہ سب کچھ اس دن سے پہلے تک منو عین ایسا ہی تھا۔ اس دن جویریہ کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سب کچھ بدل گیا تھا اور پھر وہ چاہ کر بھی اس گناہ کا شریک نہیں رہ سکی اور دوران کو برہان اور ہاروی نامی اس پروڈیوسر کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ دل سے بوجھ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا، دوران تو جویریہ کو خود اس خطرے میں گھسیٹ لایا تھا۔ پریشان سی نگاہیں دور کھڑی جویریہ پر ڈالی۔ وہ ملک اسون کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ عام ہو کر بھی بہت خاص تھی۔ اس سے ملنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد کوئی شخص بھی اسے معمولی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس دن کی ملاقات ذہن کے پردوں پر گھوم گئی۔ وہ ٹھنڈی سرمئی شام دوران ولیس کے لان کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ سربینا نے جیسے ہی لاؤنج کے داخلی دروازے سے آگے قدم رکھے تو قدموں کی رفتار سامنے کے منظر کو دیکھ کر سست ہوئی۔ اپنے مخصوص انداز میں تنگ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ دلکشی کا سامان بنی ہوئی تھی۔ سامنے سوئمنگ پول کے برابر میں لگی سفید کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جویریہ ہلکے گلابی رنگ کے فراق میں ملبوس سکارف کو سر پہ لیے کتاب پڑھنے میں مہو تھی۔ پرسکون چہرہ اور ہاتھ میں تھامی اسلامی کتاب، ہمیشہ کی طرح وہ سربینا کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ سربینا کچھ دن پہلے سو کر اٹھی تھی اور کافی کا آرڈر دینے کے بعد لان میں آئی تو سامنے بیٹھی جویریہ کو دیکھ کر بدمزہ سا منہ بنایا۔ برہان کے کہنے پر وہ بامشکل اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی تھی، جبکہ اس کو دیکھ کر دل تک جل جاتا تھا۔ آنکھیں چندے کیے آہستہ آہستہ چلتی وہ جویریہ کے بالکل پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ انمہاک سے مطالعے میں مہو تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کے قریب کھڑی سربینا اسے نفرت امیز نگاہوں سے گھور رہی ہے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سربینا کے اچانک سوال پر اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، پھر اس کو دیکھتے ہی مسکرا دی۔ پراعتماد مسکراہٹ سربینا کے دل میں دھواں بھرنے لگا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی، جبکہ سربینا اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کے کور ورک کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسی طرح اندرونی جلن کو ضبط کرتی اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوئی۔ جویریہ اب کتاب بند کر چکی تھی۔ اسے جویریہ کا نماز اور قرآن پڑھنا سب دوران کو متاثر کرنے کا ایک ڈرامہ لگتا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھی اور اس بات کا یقین تھا کہ اس نے دوران سے شادی کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جویریہ کے سوال پر وہ چونک کر خیالات سے باہر آئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن آج خوش اسلوبی کا لبادہ اوڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوران کے منہ سے جویریہ کے لیے کل شام نکلی تعریف نے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی۔ دوران کو تو اسلام میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ کیوں اس کو متاثر کرنے کے لیے اتنے جتن کرتی ہیں؟ بے ساختہ وہ خود کو یہ سب کہنے سے نہ روک سکی۔ اشارہ جویریہ کی گود میں دھری کتاب کی طرف تھا۔ میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ پہلے کرسچن تھی؟ سربینا نے ابرو چڑھائے کہا۔ جویریہ جو اس کے اکھڑے روکھے لہجے پر پریشان تھی، اس کے سوال پر ایک لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ ہاں، میں کرسچن تھی، لیکن میں نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا جب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی دوران سے ہو جائے گی، اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ میں اسلام کے علم کا حصول دوران کی خوشنودی کے لیے اسے متاثر کرنے کو حاصل کر رہی ہوں۔ وہ اسے پراعتماد لہجے میں سچائی بتا رہی تھی، جبکہ سربینا دل میں استحاضیہ ہنس رہی تھی۔ میری جستجو، میری محنت اور اسلام سے محبت سب میرے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ او، اچھا لگا یہ جان کر۔
آپ اتنی اچھی اور سچی مسلم ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں علم کے دوران تو خود کو مسلم کہنے کا روادار نہیں ہے؟ جانتی ہوں، لیکن یہ سب تو اس کی اللہ سے وقتی دوری ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن اس کے دل پر پڑے سارے بوجھ اور اللہ سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ جویریہ نے اطمینان سے اس کے تلخ لہجے میں پوچھے سوال کا جواب دیا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ سربینا آج کچھ نہیں بلکہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں، اسے شک تو تھا کہ وہ اس سے محبت کا صرف دکھاوا کرتی ہے، لیکن آج اس کا یہ کھٹیلا لہجہ اور طنزیہ سوالات سب عجیب تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سربینا کی پھیکی مگر نفرت امیز آواز پھر ابھری۔ جویریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں سیاہ دھواں اور نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پوچھو۔ آہستگی سے اجازت تھی۔ سربینا کی نفرت دیکھ کر دل کو شدید دکھ ہوا۔ جاری